नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही खास मौके पर हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रुचि तिवारी। और आज हम बात करने वाले हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बहाने भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है उस पर, और मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, बेसिकली हम लोग इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर रुचि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम। रुचि जी, जब ये स्वास्थ्य दिवस आता है तो एटलीस्ट इस बहाने थोड़ी बहुत जागरूकता जो है लोगों में होना शुरू होती है, नहीं तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बड़ी स्थिति बुरी है यहाँ अगर देखें। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि मानसिक स्वास्थ्य टर्म जो है वो क्या है, क्या होता है मानसिक स्वास्थ्य। जी बिल्कुल। तो मानसिक स्वास्थ्य जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, जैसा हमारा शारीरिक स्वास्थ्य होता है, जिसके लिए हम बड़े जतन करते हैं कि हमें फिट रहना है, हमें बिल्कुल स्वस्थ रहना है। अगर हमें जरा सी भी छींक या बुखार आता है या जरा सी भी चोट लग जाती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। हमें कभी कोई चिंता होती है, कोई परेशानी होती है, या हम किसी दुविधा में उलझे रहते हैं तो उस उलझन को हम चलने देते हैं, सारा दिन अपने दिमाग में चलने देते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो एक दिन नहीं रहती है, वो हफ्तों तक रहती है। और इससे हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कितना अफेक्ट हो रहा है, इसका हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो हमें जो है मानसिक ही नहीं, वो शरीर पर भी इफेक्ट डालता है। फिर वो धीरे धीरे शरीर पर भी इफेक्ट डालेगा ना। जब आपका मन ही स्वस्थ नहीं होगा तो आपका तन कैसे स्वस्थ होगा। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन होना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमें जो है वो मानसिक स्वास्थ्य केवल ये नहीं है कि हमें एंजाइटी है या हमें डिप्रेशन है या हमें मतलब ऐसी कोई चीज हो गई है तो हम मानसिक रूप से बीमार हैं, ऐसा नहीं है। जब तक हम खुश नहीं रहेंगे, जब तक हम खुले मन से सोचेंगे नहीं, हमारे अंदर ऐसी हम कुछ नई चीज करने के लिए जागरूक नहीं होंगे, या फिर हम कुछ ऐसा उपयोगी नहीं करेंगे जो हम जिससे हमारे समाज को बढ़ावा मिल सके, तब तक हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। क्या बात है। हमें एकदम आपने लास्ट में और जोड़ दिया कि हम समाज के लिए जब हम करते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है। हम किसी को कुछ देते हैं तो हम कितना खुश होते हैं। तो एक परफेक्ट आदर्श अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो शायद वो स्थिति होगी। जी बिल्कुल। अगर हम अपने समाज के लिए ही नहीं कर पाए तो जो हमारा मनुष्य जीवन है वो बेकार है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीता है, अपने लिए तो जानवर भी कर लेता है ना। जब आप एक स्वस्थ मनुष्य, एक स्वस्थ मस्तिष्क वाला मनुष्य वही है जो अपने समाज के लिए कुछ कल्याणकारी करके जाए। तो ये जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य इसी से जुड़ा हुआ है कि हम जो है अगर कुछ सृजनात्मक नहीं करते हैं या कुछ ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो हमें ही खुशी न मतलब हमारी खुशी के साथ साथ समाज को भी, किसी वर्ग को या किसी समूह को खुशी प्रदान कर सके, तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ अपने को महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, उसका दायरा कितना बड़ा है। तो अब हम आगे जानते हैं कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब से मनाया जाता है, कौन इसे मनाता है, किसने इसको दिवस घोषित किया और कब से मनाया जा रहा है, और क्या थीम इस बार की दिवस की रखी गई है। जी बिल्कुल। तो ये जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है ये हम हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है वो करी थी 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल थे रिचर्ड हंटर के द्वारा की गई थी। तो जब उन्होंने देखा कि आसपास में कितना जो मानसिक तनाव लोगों में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जो लड़ाई झगड़ा आपसी द्वेष ये सब चीजें चल रही थी उस टाइम पे, तो उसकी वजह से उनको ये लग रहा था कि दुनिया मतलब अपने शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ तो ध्यान दे रही है, लेकिन उनके जो ये शारीरिक परेशानी का जो मेन कारण है वो उनके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। कि उनकी जो ये जो द्वेष और इस तरीके की भावनाएं उनके अंदर भरी हुई हैं, क्योंकि वो खुश नहीं रह पा रहे हैं। लोग बस ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे आगे निकलूं और दूसरे को कैसे पिछाड़ूं। तो ये जो मानसिकता थी उसने कहीं ना कहीं इंसान को मतलब इस उसकी खुशी से दूर कर दिया था। तो वहां से उनके दिमाग में ये विचार आया कि मतलब हमें मेंटल हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर उसके बाद 1994 में यही वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ के जो महासचिव थे यूजीन ब्रांडी, उन्होंने कहा कि हम इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को एक थीम पे बेस्ड बनाएंगे। हर साल हम एक नई थीम रखेंगे। तो जो पहली थीम थी वो ये थी, दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार।
तो उस समय से 1994 से हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज 2021 में भी आकर के हम बहुत ज्यादा सफल अपने को नहीं मानते हैं। हाँ, ये जरूर मान सकते हैं कि हमने कुछ तो लोगों में जागरूकता बनाई है, लेकिन कहते हैं ना, जब दिवस आते हैं तो उन चीजों की याद आती है और उसके बाद हम भूल जाते हैं। हम तो अगर आधारभूत ढांचे की कुछ बात करें तो क्या कोई स्टैब्लिशमेंट भी हुआ है मेंटल हेल्थ को लेकर? कोई हॉस्पिटल्स बने हों, काउंसलिंग सेंटर्स बने हों? देखिए, इस दिशा में भारत में जो है वो केवल मानसिक स्वास्थ्य पर केवल 2% का जो बजट है वो होता है, और उसमें भी जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं चीजों के लिए किया जाए। तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य का जो भारत में अभी तक भी हम कहेंगे बहुत ज्यादा सकारात्मक हम प्रभाव नहीं देखते हैं कि वहां पर कुछ बहुत ज्यादा चीजें उसके लिए की गई हैं। हाँ, जरूर कुछ ना कुछ जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो भारत के द्वारा जो करा गया वो ये है कि एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 उन्होंने शुरू किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो हर मानसिक रूप से ग्रस्त, मतलब मानसिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति का उपचार उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का होता है। जैसे जिस तरीके से हम शारीरिक हमारी जो बीमारियां होती हैं उसके लिए हम जिस तरीके से हॉस्पिटल्स बने हैं, जिस तरीके से प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सारी चीजें हैं, उसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उपचार होना चाहिए। लेकिन ये अभी भी बहुत ज्यादा सफल नहीं है। अगर हम अपने ही शहर में देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि कोई यहाँ पर कोई मानसिक चिकित्सालय है जिसमें कि अगर इंसान को कोई परेशानी हो तो वो जाकर के अपना इलाज करा सके? तो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में है, एक डिपार्टमेंट है। हाँ है, लेकिन उनके ऊपर बर्डन कितना, आप सोचिए, एक हल्द्वानी में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल कितने बड़े एरिया को कवर करता है। और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के नो डाउट बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं वहां पर, जो बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट भी करते हैं, पर उनके पास भी तो समय का अभाव है ना। तब कितना वो कर पाएंगे इसके लिए। फिर दूसरा जो ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 था, इसके सेक्शन 21(4) में ये भी कहा गया कि जो भी कोई भी इंश्योरर है, मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, उसको मेंटल इलनेस के लिए भी उसी प्रकार से प्रोविजंस बनाने चाहिए जिस प्रकार से आप फिजिकल हेल्थ के लिए बनाते हैं। कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमने इतने लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, इतने लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो इस एक्ट में ये कहा गया कि भाई जब आप फिजिकल हेल्थ के लिए दे रहे हैं तो आप इसी तरीके से मेंटल हेल्थ के लिए भी इसमें प्रोविजंस बनाइए, ताकि अगर किसी को कोई मानसिक तौर पे कोई बीमार होता है तो उसको भी वो इंश्योरेंस क्लेम कर सके, उसको उस समय इतनी असुविधा ना हो, पैसे की वजह से उसे अपना इलाज ना रोकना पड़े। तो ये जो है वो सरकार के द्वारा किया गया था। इसके अलावा सरकार ने एक फ्लैगशिप स्कीम भी चलाई थी, भारत सरकार के द्वारा चलाई गई, जिसमें उन्होंने 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस जो है वो बनाया, जिसमें ये कहा गया कि मतलब, और इसी इंश्योरेंस में उन्होंने पहली बार जो है वो मेंटल इलनेस को कवर किया। उन्होंने कहा कि इसमें मतलब फिजिकल इलनेस तो आएगी, साथ ही साथ अगर किसी को कोई मानसिक बीमारी है और कोई मानसिक रूप से बीमार है तो वो किस तरीके से, मतलब उसको उस समय परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक प्रयास जो है वो भारत सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें कि 5 लाख रुपए तक का आप बीमा करा सकते हैं। और इसमें जो है वो मेंटल इलनेस के लिए करीब 17 पैकेजेस हैं। 17 तरीके की परेशानियों के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। रुचि जी, एक तो आपने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ये कि खुश रहना। जी बिल्कुल। वो खुश रहने के इंडेक्स जो उसके वो है कई हो सकते हैं। हाँ, कई हो सकते हैं, छोटी से छोटी चीज से भी आपको खुशी मिल सकती है। जी, तो हम इसको कितने पार्ट्स में बांटें? एक तो है कि गंभीर रूप से जो मानसिक बीमार है, मानसिक रोगी है, डिप्रेस्ड है, माइग्रेन जिसको है, या फिर एक है कि जो डेली का जो तनाव आपने कहा जो हफ्ता भर भी चलता है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? क्या काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए, और वैसी स्थिति में हॉस्पिटल्स होनी चाहिए, या कुछ और भी कोई क्या कॉन्सेप्ट है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो सीरियस तौर पे जो गंभीर बीमार हैं उनको तो जरूर से हॉस्पिटल्स में दिखाना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जैसे डिप्रेशन है,
या आपका बाइपोलर है या इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तो मेडिकेशंस भी चलती हैं, साथ ही साथ थेरेपीज भी चलती हैं। तो वहां पर हमें दोनों चीजों की जरूरत होती है। हमें एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत भी होती है, एक साइकोलॉजिस्ट की या काउंसलर की भी जरूरत होती है जो कि थेरेपी देगा। और जो हमारे दिन प्रतिदिन की परेशानियां हैं, बहुत ज्यादा अगर हम मतलब बहुत दूर ना जाएं, मतलब हम ये ना सोचें कि हमें काउंसलर के ही पास जाना है, तो हमारे मन में अगर कोई भी आशंका है या कोई भी दुविधा है, तो हम किसी ऐसे से बात कर सकते हैं जो हमारा अपना दोस्त, जो हमारा, हाँ, जिससे हमें ये लगे कि हाँ हम इससे बात कर रहे हैं। तो एक तो कभी भी आप इसको खुद भी महसूस करना कि जब आपके अंदर बहुत तनाव होता है, अगर आप सिर्फ कह भर देते हैं किसी से, तो वो बहुत हल्का हो जाता है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान से कह रहे हैं जो उसका सॉल्यूशन, हाँ, जो आपको एक बता सकता है, आपको रास्ते बता सकता है, सॉल्यूशन तो एट लास्ट आपको ही ढूंढना होता है ना। मैं एक एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको वेज बता सकती हूँ, पर आपकी लाइफ और आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कौन सा वे जो है वो बेस्ट है, वो आपको तय करना होगा। तो जहां पर कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है ना, जैसे हम देखते हैं कि पहले जो बड़े परिवार होते थे, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ वगैरह सब लोग साथ रहते थे, तो परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा बन जाता था जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते थे, और उनके अनुभवों से ही, अपने दादा दादियों के सीख से, इनसे हमारी लाइफ बहुत सरल हो जाती थी। लेकिन आजकल हमने बहुत न्यूक्लियर, हमारी सभी की फैमिलीज ज्यादातर न्यूक्लियर हैं, क्योंकि सभी कामकाज में इधर उधर रहते हैं। तो जो कम्युनिकेशन गैप आ गया इवन पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वो बहुत हद तक ये जो दिन प्रतिदिन की जो आपकी परेशानियां ना, इसको बढ़ा देता है। बच्चे को अगर कोई परेशानी है और उस समय उसको उसकी माँ या पिता नहीं मिले बताने को, तो वो तनाव उसके दिन भर चलता है, और उस तनाव को एट लास्ट शाम तक आते आते बच्चा खुद इतने सारे जाल बना लेता है अपने मन में कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, कहीं मेरी मम्मी डांटेगी तो नहीं, कहीं मेरे पापा कुछ कहेंगे तो नहीं, इस बात को मुझे कहना चाहिए, क्योंकि वो दिन भर उस चीज को सोच रहा है ना। अब जब वो दिन भर सोच रहा है तो उसने कई सारे सोल्यूशंस निकाले हैं अपने मन के अंदर, लेकिन फिर वो एक झिझक है जो वो नहीं बता पा रहा है। तो क्यों ना हम ऐसे पेरेंट्स बने कि हम अपने बच्चे को जाते ही हक करें, प्यार करें, उससे पूछें कि बेटा आज आपने दिन भर में क्या किया, बेटा आज मैंने दिन भर में ये काम किया, आज बताओ आपको किसी से कोई परेशानी तो नहीं हुई, मुझे तो आज इससे परेशानी हुई, या आज नहीं, आज मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं हुई, आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीता। तो इस तरीके की बातों से जो है हम अपना जो दिन भर की जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम अपने बच्चों को भी शामिल कर लेते हैं, और बच्चे भी अपनी दिनचर्या में हमें शामिल कर लेते हैं। और हो सके तो उन्हें इंटरवल के वक्त ऐसे उनसे संपर्क भी रखें। बिल्कुल बिल्कुल, जितना हो सके बच्चों और पेरेंट्स के बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती है ना एडोलेसेंस तक आते आते, वो ये शुरुआती, हाँ, ये शुरुआती जो आप गैप बना लेते हैं ना, उसका नतीजा आपको बहुत आगे तक भुगतना पड़ता है। तो और वो सिर्फ आप ही नहीं भुगतते, आपके बच्चे भी भुगतते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी जो है वो कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपना हर तरीके का तनाव दूर कर सकते हैं। हम काउंसलर के पास भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसे अपनी बातें ही तो बताते हैं, है ना। तो हम ऐसा समय आने ही क्यों दें। कई लोग इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं ना, उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, वो लोग कम शेयर करते हैं? नहीं, कोशिश तो करनी पड़ेगी, हिम्मत तो आपको अपने अंदर से जगानी पड़ेगी ना। इंट्रोवर्ट है वो आपकी पर्सनैलिटी है, लेकिन कहीं तो आपको उठना पड़ेगा उसके लिए। आप उस चीज को अपने मन में दबा के नहीं रख सकते, आप अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकते अपने व्यक्तित्व की वजह से। आपको कहीं ना कहीं आगे उठ करके कुछ तो, आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप कुछ तो कहते होंगे किसी से, कभी चीजें तो मांगते होंगे, कुछ कहते तो होंगे अपने आप बाहर वालों के लिए इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेकिन अपने माँ बाप से तो नहीं हो सकते ना। अपने माँ बाप से हम हर चीज शेयर कर सकते हैं, और हमें लगता है कि हाँ हमें डांट पड़ेगी या हमारे पेरेंट्स गुस्सा होंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमारे लिए सुरक्षा कवच भी वही बनेंगे। जी जी, तो बहुत ही अच्छी बातचीत आप बता रही हैं डॉक्टर रुचि। इस बार की थीम क्या रखी है कोविड, मतलब इस बार की थीम क्या है जी मानसिक स्वास्थ्य दिवस की? हाँ, इस बार की थीम बहुत अच्छी बनाई गई है, मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, यानी कि एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य।
तो जैसा हमने इस बार पिछले 2 सालों में हमने महसूस किया, हम सभी ने देखा है कोविड के दौरान में कि कितनी सारी परेशानियां आ गई, लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, सारी चीजें, एक दुनिया मतलब ऐसी हो गई कि जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि स्कूल्स बंद हो जाएंगे, ऑफिसेस बंद हो जाएंगे, हम लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे, ऐसी कल्पना हमने कभी की भी नहीं थी। तो इस दौरान कई लोगों को क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी थी जिससे लोगों ने बहुत कुछ खोया, अपने परिवार में खोया, अपने रिश्तेदारों में, अपने नियर डियर वन दोस्तों में बहुत लोगों को खोया, और कई लोग इतने मानसिक तनाव से गुजरे कि वो अभी तक भी उससे कोप अप नहीं कर पाए हैं, अभी तक भी उससे उभर नहीं पाए हैं। तो ये जो असमानता आई इन 2 सालों में, वैसे असमानता हमेशा से ही थी, थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हमेशा से रहते थे, लेकिन ये जो 2 साल गए, इस दौरान जो कुछ हम लोगों ने महसूस किया, जो कुछ हम लोगों ने बिल्कुल वो खाई कहीं ना कहीं बढ़ गई रोजमर्रा की, जो उनकी जो नौकरियां, रोज नौकरी करते थे, शाम को खाते थे, जी बिल्कुल, उस तबके के लिए बड़ी दिक्कत, उस तबके के लिए बड़ी दिक्कत आ गई। हम कहते हैं कि जो गरीब तबका है, या जो बिल्कुल ऐसा है जो डेली अर्न करता है और डेली स्पेंड करता है, रोज कमाने खाने वाला जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए कितनी परेशानी बढ़ गई। हम तो एक मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं, कुछ ना कुछ अपने लिए जमा करके रखते हैं कि हमारे भविष्य में काम आएगा, तो वो हमारा इस दौरान काम आया। बाकी हमारे जो संस्थाएं थी जहां हम काम करते हैं, वहां से भी हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई, हमें पूरा सहयोग गया, लेकिन तमाम लोगों को निकाला गया। लेकिन तमाम लोगों को निकाला गया, तो उनकी जो पीढ़ी भी थी बड़ी बिल्कुल, तो उस समय आप सोच सकते हैं कि क्या मानसिक स्थिति उनकी रही होगी, और कितना भयावह रहा होगा वो पीरियड, कि जब आपको नौकरी से निकाल दिया गया और आप अपने घर में बंद हो गए, आप बाहर नहीं निकल सकते, आप अपने लिए दूसरी नौकरी नहीं ढूंढ सकते, और उस तनाव के साथ आप अपने घर के अंदर बंद हैं, तो वो कितनी भयावह स्थिति होगी, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो फेज निकला, इससे जो परेशानियां लोगों में आई, तो अब हमें, मतलब अब मैं कहूंगी कि हमें इतना जागरूक हो जाना चाहिए कि हमें मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए। बाधाएं आती रहती हैं, अगर हम खुश होंगे, हमारा मन स्वस्थ होगा, तो उन बाधाओं को पार करने का तरीका हम निकाल ही लेंगे। तो सबसे बड़ी सलाह आपने दी कि आप शेयर करें, आप अपनी बातों को साझा करें। बिल्कुल। और क्या रुचि जी, चलते चलते और क्या टिप्स, क्या सलाह आप जी बिल्कुल। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए मैं आपको 10 तरीके बताऊंगी कि आप किस तरीके से डेली अपने आप खुद से, मतलब ऐसा इसमें कि कोई वो नहीं है कि आप किसी काउंसलर के पास जाएंगे या किसी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे। सिंपल आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि अपने रिश्ते सुधार सकते हैं। हम अपने रिश्ते, जो भी हमारा परिवार है, अब जो ये समय गुजरा है ना, इस समय से मैंने, पता नहीं औरों ने कितनी सीख ली, लेकिन मैंने जो सीख ली है वो ये है कि परिवार हमेशा साथ देता है। तो आप जो है वो परिवार में अपने रिश्तों को सुधारिए, संबंधों को सुधारिए। कहीं पर अगर कोई गलती भी है, कभी भी ना माफी मांगने से चूकना नहीं चाहिए। मतलब माफी मांगना बहुत हिम्मत का काम है, और उसे करने से कभी परहेज नहीं होना चाहिए। तो आप अपने रिश्ते सुधारिए, ताकि आपको अपना दुख या अपनी तकलीफ किसी को बताने के लिए आपके साथ आपका परिवार हो, जिससे आप शेयर कर सकें। दोस्तों से मिलिए, दोस्तों से बात कीजिए, दोस्त बनाइए। ऐसे आजकल क्योंकि सब फेसबुक और व्हाट्सएप में फ्रेंडशिप होती है, आस पड़ोस में, या ऐसा हम अपने पड़ोसी को नहीं जानते होंगे, चाहे हमारे फेसबुक में 100 फ्रेंड्स होंगे, लेकिन हम अपने पड़ोसी को नहीं जानते होंगे। तो हमें कम से कम रिश्ते ऐसे बनाने हैं अपने आस पड़ोस, अपने परिवार में, ताकि हम उनको अपनी तकलीफ बता सकें। और वो भी जब हम अपनी तकलीफ किसी को बताएंगे, तो वो भी सोचेगा कि हाँ भाई ये हमें अपना समझता है। तो धीरे धीरे रिश्ते अपने आप ही
सुधर जाएंगे। जी बिल्कुल। है ना। तो और दूसरा क्या है, दूसरा एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। व्यायाम जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका है खुश रहने का, क्योंकि जब भी हम व्यायाम करते हैं ना तो हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं, जैसे कि डोपामाइन है, सेरोटोनिन है और एंडोर्फिन है। ये जो है ये हैप्पी हार्मोन्स हैं, ये हमें खुश रखने में मदद करते हैं। जब ये जितने ज्यादा सिक्रीट होते हैं, जब हम बहुत जोर जोर से हंसते हैं ना, जो हम आजकल आप सभी ने देखा होगा लाफिंग थेरेपी होती है, हा 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 करके हम लोग हंसते हैं। तो इससे, इस तरीके से हंसने से हमारी बॉडी में ये जो हार्मोन्स हैं ये सिक्रीट होते हैं, इनका सिक्रेशन ज्यादा होता है, तो ये हमें खुश रखने में मदद करते हैं। तो चाहे आप वॉक करें, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत उस तरीके का, सिंपल वॉक से भी ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आराम से आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, वो भी एक तरीके का व्यायाम है, उनके साथ खेलिए, दौड़िए, भागिए, तो ये चीजें होंगी। तीसरा है कि हमें रेस्ट जरूर करना चाहिए। विश्राम हमारे लिए बहुत जरूरी है। विश्राम ये नहीं कि हम एक कुर्सी में बैठ गए, थोड़ी देर काम को साइड रख दिया, ये विश्राम है। विश्राम ये कि हमारे उस समय हमारे दिमाग में कोई थॉट नहीं आना चाहिए, कोई विचार नहीं आना चाहिए, ना किसी की बुराई आनी चाहिए, ना किसी की अच्छाई आनी चाहिए, ना किसी के लिए, ना ये आना चाहिए कि मुझे अब ऐसा करना है या पहले क्या हुआ था, ये भी नहीं आना चाहिए। कुछ देर के लिए हम दुनिया को हाँ, भूल जाएं और सिर्फ अपने में शांत रहना। चाहे आप वो 5 मिनट के लिए ही करें, लेकिन वो विश्राम आपके लिए बहुत जरूरी है। उससे आप खुद ही सोचेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई है। अगर इस तरीके का विश्राम आपने 5 मिनट कर लिया दिन भर में, तो आप अपने काम को दुगनी रफ्तार से कर पाएंगे। क्या बात है ना। चौथा है अपनी भावनाओं पे ध्यान देना। भावनाओं पे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो हमारी चिंता है, हमें किसी चीज की परेशानी हुई सुबह, मान लीजिए बहुत छोटी सी एक गृहिणी वाली चिंता बताती हूँ कि आज दूध वाला नहीं आया, तो हम मतलब उसका सोल्यूशन हम उसी समय निकाल सकते हैं। हम जाएंगे दुकान में जाकर के ले आएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आज क्यों नहीं आया, उसे आना चाहिए था, कितनी परेशानी का सोल्यूशन तो आपने निकाल लिया ना, फिर आप उसे क्यों सोच रहे हैं? परेशानी तो खत्म हो गई है। बेवजह हम उसमें उलझे रहते फिर बेवजह हम अपने दिमाग को उसमें उलझा के रख रहे हैं कि क्यों नहीं आया, उसे आना चाहिए था या उसे बताना चाहिए था। अरे उसकी भी कोई परेशानी हो सकती है, नहीं बताया तो उसका नुकसान ही हुआ है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ है नहीं आने से। लेकिन इमोशंस है हमारे जो खाली जाया हो रहे हैं, हाँ, उन पे हमें कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं है कि जो चीज बीत गई है वो बीत गई है, अब उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में सोच करके कोई फायदा नहीं है। और उसका, हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम उसका सोल्यूशन उसी समय निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम उसी समय जाएंगे और दूध खरीद लाएंगे, हमारा काम हो गया, क्योंकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो हमने उसी समय उसका सोल्यूशन निकाल लिया, बात खत्म हो गई। कल आएगा तो पूछ लेंगे भैया क्यों नहीं आए थे, क्या प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। तो ये एक चीज है। 5वीं चीज है हम खुद को स्वीकार करना, कि हम कैसे हैं, जैसे भी हैं हम, हमें अपने आप को स्वीकार करना आना चाहिए कि हम अगर हमें अपनी बुराइयां भी हाँ, हमें पता भी होती हैं, पर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। हर इंसान को अपनी बुराई पता होती है, अपनी कमजोरी पता होती है, पर हम उसे स्वीकार कभी नहीं करते, ना खुद में, ना दूसरों के सामने। और जब स्वीकार करेंगे तभी उसको करेक्ट भी करेंगे। जिस दिन हमने अपनी बुराइयां स्वीकार करनी शुरू कर दी ना, अपनी कमियां, अपनी तकलीफें, उस दिन हम अपने आप खुश रहना शुरू कर देंगे और उस दिन से हमें अपने सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। भाई हम किसी चीज को स्वीकार नहीं करते तो हम फिर उस चीज को छुपाते हैं ना दुनिया से, फिर छुपाते हैं तो हमें ये डर रहता है, फिर हमारे अंदर एक डर आता है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, तो हम अपनी चीजों को बढ़ा ही रहे हैं ना, कम तो नहीं कर रहे हैं। तो जब हम इस चीज को स्वीकार ही कर लें कि भाई नहीं, हाँ हम तो ऐसे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं सुधरने की तो फिर हम सुधर भी सकते हैं, हम अच्छे भी बन सकते हैं, पर हम कोशिश लगातार अपनी जारी रख रहे हैं। तो हमें किसी से डर नहीं है, हमने तो खुद ही खुलेआम स्वीकार किया है ना कि हम में ये कमी है, तो फिर हमें किसी चीज से कोई डर नहीं है। तो जिस दिन हम खुद को, हम कैसे हैं ये स्वीकार कर लेंगे, उस दिन से हम खुश रहना शुरू कर देंगे, है ना। इसके अलावा जो छठा मैं आपको बताऊंगी वो है ग्रेटिट्यूड की भावना रखें। यानी कि हम कितना धन्यवाद करते हैं किसी चीज का कि जो हमें मिली है। क्या हमने कभी ईश्वर से ये कहा कि भगवान आपने हमें 2 आंखें दी और उन आंखों में रोशनी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या भगवान आपने हमें वाणी दी,
हमने उस वाणी से बोलना सीखा, इतना सब कुछ करना सीखा, उसके लिए बहुत छोटी छोटी सी चीजों के लिए हमने हमेशा यही सोचा कि यार इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। तो हमने अपनी तकलीफ को बढ़ाया, हमने ये देखा ही नहीं कि हमारे पास क्या क्या है। बिल्कुल। तो इन चीजों का धन्यवाद करना सीखें, जो छोटी छोटी सी चीजें। कितने ही लोग हैं इस दुनिया में जो देख नहीं पाते हैं, हम देख सकते हैं, हम उसके लिए धन्यवाद नहीं कर रहे। हम बोल सकते हैं, हम उसके लिए धन्यवाद नहीं कर रहे। हम कानों से सुन सकते हैं, हम उसके लिए धन्यवाद नहीं कर रहे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, हमारे पास नहीं है, तो हम उसका रिग्रेट कर रहे हैं, हम उसके लिए परेशान है ना। तो ये एक जो बहुत बड़ी चीज है जो हमें डेली करनी चाहिए। भगवान ने आज का दिन हमारा बहुत अच्छा निकाल दिया, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। या अपने परिवार के साथ हम सुबह उठे हैं और हम जीवित हैं, तो इसका शुक्रिया। तो ये प्रकृति का शुक्रिया। इतना हमें बिना, अभी कोरोना टाइम में हमने देखा कि लोगों ने कितना कितना पैसा खर्च करके ऑक्सीजन खरीदी है ना। और ये जो प्रकृति हमें इतनी ऑक्सीजन मुफ्त में दे रही है, पता नहीं कब से, हमने कभी उसका शुक्रिया नहीं किया। कभी उसका शुक्रिया करके एक पेड़ नहीं लगाया कि आओ हम आज आपका शुक्रिया करने के लिए एक पेड़ के लिए कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो हमने वो नहीं किया। तो ये काफी बहुत ही अहम पॉइंट है। हाँ, तो ये चीजें जो हैं जब हम करना शुरू कर देंगे ना, खुद से ही खुश रहना शुरू कर देंगे। हमें किसी चीज की कोई तकलीफ ही नहीं होगी कि हम मतलब हमारे पास कितना कुछ है खुश रहने के लिए। तो ये है। बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कि अपने आहार पे ध्यान दें। जैसे हम अपने लिए फिजिकल, जब हम कहते हैं ना कि हमें भाई मोटा होना है या पतला होना है, तो हम अपने फिजिकल डाइट पे ध्यान देते हैं कि किस तरीके की डाइट हमें खाने चाहिए। तो मेंटल डाइट भी, तो मेंटल डाइट भी होती है, बिल्कुल होती है। आप वसा युक्त चीजों से दूर रहें और फ्रूट सैलेड, जितना इस तरीके की चीजें खाएंगे उतना आप रिफ्रेश रहेंगे, है ना। तो इस तरीके की चीजों को अपने आहार में जरूर शामिल करें कि आप डेली में सैलेड्स खाएं, फ्रूट खाएं, खूब पानी पिएं। इस तरीके की चीजें जो आपके मन को अच्छा रखें। अच्छी नींद लें। जब आप सोते हैं तो ऐसी नींद होनी चाहिए कि जिसमें कोई ऐसा कोई टेंशन ना हो, या हम मतलब जब हम सोएं तो हमारे मन में कोई बात चल ना रही हो। जिस समय हम सोएं उस समय हम बहुत काम होके सोएं, सारी चीजें कह के सोएं, सारी चीजें बोल के सोएं, भगवान को धन्यवाद करके सोएं, तो हमारी नींद अच्छी रहेगी, है ना। इसके अलावा प्रकृति से जुड़े, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। आप वॉक पे जा सकते हैं, घास में घूम सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, छोटी सी बागवानी बना सकते हैं। जिस तरीके से जिस चीज में आपको खुशी मिले, जैसा करने में प्रकृति से जरूर जुड़ना चाहिए। पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए, उससे हमें खुशी मिलती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे देख के हमें खुशी लगती है कि हाँ ये मैंने लगाया था, देखो आज इतना बड़ा हो गया। तो इन सब चीजों, छोटी छोटी चीजों में बहुत खुशी है, बस हमें ढूंढने की जरूरत है ना। इसके अलावा एक कुछ नया सीखें। जो 10वां पॉइंट है वो ये है कि खाली ना बैठे रहें कि हमने भाई आज पढ़ लिख लिया, अब हम नौकरी पे लग गए, सुबह नौकरी पे निकले, शाम को आ गए, घर देख लिया। मशीनी जो जिंदगी हाँ, है हमारी, उससे हट करके कुछ ऐसा, हाँ कुछ भी ऐसा कि भाई कभी तो कोई शौक रहा होगा किसी का कि मैं गिटार सीखूं, कि मैं पियानो सीखूं, या मैं गाना सीखूं, या मैं कुछ भी ऐसा कोई भी शौक कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट सीखूं। इस तरीके के शौक अपने जरूर पूरे कीजिए, क्योंकि ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। तो अपने शौक अभी पूरे करके अपने लाइफ को हैप्पी बनाइए। क्या बात है डॉक्टर रुचि, आपने तो बहुत ही इतने अहम पहलू हैं ये जो 10 पॉइंट्स आपने बताए। मुझे लग रहा है ये एक पूरी जिंदगी, इसमें एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी हो सकती है अगर इनको अपनाया जाए। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो जिस पर हमने आज ये बातचीत की है बहुत ही सफल होगा अगर लोग इसको सुनेंगे और इसको अप्लाई करेंगे अपने जीवन में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबको भी आज की ये बातचीत पसंद आई होगी और आप लोग इसे अमल में भी लाएंगे अपने जीवन में, तभी हमारे इस बातचीत का जो है वो सफल भी होगी ये बातचीत। तो अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र स्मिता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।